जय हिंद। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर ब्लड पढ़ते हैं। इसे पढ़ने से दो फायदा होगा। एक तो आपके परीक्षा की तैयारी होगी और दूसरा विद्यार्थियों के जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या होती है, नींद आता है, सुस्ती छाई रहती है। इन सब समस्याओं में कौन कौन सी कमी हमारे ब्लड में हो जाती है कि ये समस्याएं हमारे ऊपर हावी होने लगती हैं, ये आज हम जानेंगे कि हमारे ब्लड में किस चीज की कमी से कौन सी समस्या, कब नींद आती है, कब सुस्ती छाती है, कब काम करने का मन नहीं करता, कब बैठकर पढ़ाई करने का मन नहीं करता। ये सब हम जानेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए पहले हम ब्लड की बेसिक स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। देखिए, ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। क्या है? ब्लड यानी रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। अब आप कोलाइड केमिस्ट्री में समझिएगा अच्छे से। इसमें आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि कोलाइड उसे कहा जा सकता है जैसे आप किसी चीज को कपड़े में अगर छानेंगे, जैसे दूध को अगर छाना जाता है तो कपड़े में कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो जिस चीज को कपड़े से छानने पर उसमें कुछ ना कुछ बच जाए उसे कोलाइड कहा जा सकता है। आप इतना ही जानिए यहाँ। तो रक्त जो है, खून जो है, ब्लड जो है, ये एक प्राकृतिक कोलाइड है। इसे संयोजी ऊतक कहा जाता है। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त को संयोजी ऊतक कहा जाता है। संयोजी ऊतक मतलब ये हमारे पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है। जैसे ये परिसंचरण होता रहता है, यहां से वहां चलता रहता है, तो इसे संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। उसके बाद रक्त का पीएच मान जो है ये 7.4 है। अब पीएच मान 7.4 होने का क्या मतलब है कि रक्त जो है ये क्षारीय होता है। अगर पीएच मान 7 होगा किसी चीज का तो न्यूट्रल होगा, मतलब ना ही अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा। लेकिन अगर 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है और 7 से ज्यादा होता है तो वह क्षारीय होता है। तो रक्त का मान, पीएच मान 7.4 है तो यह क्षारीय होगा। रक्त की मात्रा जो होती है ये मेल में 5.5 लीटर के आसपास और फीमेल में 5 लीटर के आसपास होती है। मतलब हमारे शरीर का लगभग 7% भाग, अगर आप 100 किलो के हैं तो लगभग 7 लीटर आप में होगा। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति 100 किलो का नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा 60 से 70 किलो के बीच होते हैं। तो उनके शरीर में 5-5.5 लीटर ब्लड होते हैं। अब महिलाओं में आधा लीटर पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। ऐसा क्यों कम होता है? मैं एक शादीशुदा व्यक्ति से पूछा ऐसा क्यों कम होता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ताकि वो आधा लीटर किसी और का पी सकें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो क्यों कम होता है अभी बताऊंगा। अब वो शादीशुदा थे, परेशान थे भाई, तो वो बोल दिए। तो फीमेल में 5 लीटर, मेल में 5.5 लीटर। ये शरीर के भार का लगभग 7% होता है ब्लड। उसके बाद ब्लड का निर्माण जो होता है, ये जो भ्रूण होते हैं, भ्रूण मतलब जो गर्भ में बच्चे होते हैं, उनके अंदर लीवर के मेसोडर्म में होता है। और जो पैदा हो जाते हैं यानी वयस्क होते हैं, जिनका जन्म हो चुका होता है, उनमें अस्थिमज्जा, हड्डियों के बीच में एक मच्छरदानी टाइप का, जब आप देखेंगे तो ठूंसा हुआ होगा, उसे जालीनुमा, उसे अस्थिमज्जा कहा जाता है। उसी में रक्त का निर्माण होता है। लेकिन जो भ्रूण होते हैं उनमें तो हड्डियां ठीक से बनी नहीं होती, तो उनमें ब्लड का निर्माण उनके लीवर के मेसोडर्म में होता है। उसके बाद ये कुछ लोग कहते हैं कि ब्लड हमारे हार्ट में इकट्ठा होता है, लेकिन ब्लड हमारे हार्ट में नहीं इकट्ठा होता। अगर हमारे हार्ट में ब्लड इकट्ठा हो जाएगा तो हमें हार्ट अटैक आ जाएगा और हम मर जाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी। इसीलिए ब्लड हमारे हार्ट में इकट्ठा नहीं होता, आता है तुरंत पंप होता है, आता है तुरंत पंप होता है हार्ट से। तो ब्लड इकट्ठा कहाँ होता है? ये स्प्लीन, तिल्ली या प्लीहा, आप कुछ भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ पेट में स्प्लीन होती है, प्लीहा, तिल्ली भी कहा जाता है उसे। यहीं पर ब्लड इकट्ठा होता है। अब हम ब्लड के पार्ट देख लेते हैं। ब्लड में 2 पार्ट होते हैं। पहला रुधिराणु, दूसरा प्लाज्मा। ये प्लाज्मा जो होता है ये ब्लड का बड़ा भाग होता है। प्लाज्मा ब्लड का 60% भाग प्लाज्मा होता है और 40% भाग
रुधिराणु यानी ब्लड कार्पल्स होते हैं। तो ये प्लाज्मा जो होता है ये हल्का पीले कलर का होता है। उसके बाद ये रुधिराणु जो होता है ये रेड कलर का होता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स, सफेद रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स मतलब बिंबाणु। प्लेटलेट्स मतलब क्या होता है? बिंबाणु। ये आरबीसी की संख्या जो होती है हमारे शरीर में लगभग 50 लाख होती है। ये आरबीसी की संख्या 50 लाख होती है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। कितने दिन? आरबीसी की संख्या 50 लाख और जीवन काल 120 दिन होता है। इसे नष्ट मतलब जब ये 120 दिन के बाद मर जाती है तो ये स्प्लीन यानी इसी प्लीहा में जाके नष्ट हो जाती है। इसका मेन काम कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, मतलब इसका मेन काम कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर इधर उधर घूमना है। उसके बाद आता है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या 10,000 होती है। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा इसी आरबीसी की होती है लगभग 95%। कितना? 95% से भी ज्यादा, 50 लाख ही है। और व्हाइट ब्लड कार्पल्स कितने हैं? 10,000। इनका जीवन काल मात्र 4 दिन। इसके बाद आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को बिंबाणु भी कहा जाता है। इनका जीवन काल 7 दिन और ये 2 लाख होते हैं। प्लेटलेट्स 2 लाख मतलब ये 2 लाख, ये 10,000, लगभग दोनों 2.25 लाख हो गए, और ये अकेले 50 लाख। सोचिए 50 लाख अगर मिलियन में देखें तो ये 5 मिलियन हो गया। 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है, तो 50 लाख 5 मिलियन हो गए। अब देखते हैं रक्त के कार्य। रक्त के कार्य जो हैं ये भोज्य पदार्थों का परिवहन करते हैं, मतलब जो पच जाता है हमारे अंदर भोजन उसे कोशिकाओं में ले जाया जाता है, तो ये काम रक्त के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद गैसों का परिवहन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रक्त ही परिवहित करता है। रक्त में ही मिलकर CO2 और O2 इधर उधर आते जाते हैं। मतलब गैसों का परिवहन होता है, भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है, उसके बाद उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन होता है, जैसे अमोनिया, यूरिया, ये सब जो बाहर निकलते हैं ये ब्लड में मिलकर ही आते हैं। उसके बाद उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो हमारी किडनी से फिल्टर हो जाते हैं डायलिसिस विधि द्वारा, तो वहां तक लाने का कार्य ब्लड ही करता है। सबसे मेन काम क्या है? बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन बनाए रखना। मतलब जब ब्लड इधर उधर पूरे शरीर में चलाता रहता है तो तापमान एक बराबर बना रहता है। जैसे अगर नहीं चलेगा ब्लड तो ठंडी हो जाएगी आपका शरीर। जैसे अगर आप हाथ रगड़ रहे हैं तो देखिए आपका हाथ गर्म हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं रगड़ेंगे तो धीरे धीरे ठंडा हो गया। इसी प्रकार अगर ब्लड रुक जाएगा तो आपकी शरीर ठंडी पड़ जाएगी। अब ये थी रक्त की बेसिक जानकारी। अब हम डिटेल में देखते हैं इन तीनों पार्ट्स को। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। और आरबीसी का आकार जो है ये गोल होता है, इस टाइप का चिपटा होता है बीच में। उसके बाद अगर आप कहीं ऊंचाई पे जाते हैं, जैसे पहाड़ पर्वत पे चढ़ते हैं, तो आपके आरबीसी का आकार बढ़ने लगता है। तो ऐसे अगर आप ऊंचाई पे जा रहे हैं तो आपके आरबीसी का आकार बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। लाइसोसोम का काम क्या होता है? जैसे ये 120 दिन में अगर मर जाएगा तो इसे खाने के लिए लाइसोसोम नहीं है, और कणिकाएं जो हैं उन्हें खाने के लिए लाइसोसोम है, लेकिन ये प्लीहा या तिल्ली में जाकर वहीं नष्ट होती हैं। इन्हें लाइसोसोम खाता नहीं है, यानी नष्ट नहीं करता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब आप सोचिए अगर आपके आरबीसी को किसी को दे दिया जाए और कहा जाए इसकी पहचान कीजिए, तो वह जब केंद्रक उसमें नहीं होगा तो आपकी पहचान कर पाएगा, क्योंकि डीएनए और आरएनए से पहचान की जाती है। तो डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो केंद्रक में ही पाए जाते हैं।
और आरबीसी में केंद्रक होता ही नहीं है। तो अगर आपका आरबीसी किसी को मिल जाता है तो वो आपके डीएनए आरएनए से किसी चीज की आपकी पहचान नहीं कर सकता, बल्कि अगर आपके बाल, नाखून, रोएं ये सब मिल जाते हैं तो वो आपके पहचान कर लेगा, क्योंकि इनकी कोशिकाओं में केंद्रक होता है और उसमें डीएनए आरएनए पाया जाता है। ये जो है आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट, ये पूरे रुधिराणु का 95% भाग होता है, ब्लड का नहीं। क्वेश्चन पूछता है ब्लड का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो वो प्लाज्मा होता है 60% भाग। लेकिन अगर रुधिराणु का पूछेगा, रुधिराणु का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो वो आरबीसी होता है, जो कि 95% से भी ज्यादा होता है। उसके बाद ये ब्लड में आरबीसी जो होता है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, जो कि पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है महिलाओं की अपेक्षा, और महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कम पाया जाता है। इसीलिए पुरुषों में शक्ति क्षमता ज्यादा होती है, महिलाओं में क्षमता यानी शक्ति कम होती है। अगर पुरुष को एक झापड़ मार दो तो सह लेगा, महिलाएं उसकी अपेक्षा कम सह पाएंगी, मतलब उन्हें ज्यादा चोट लगेगा, क्योंकि उनके अंदर आयरन यानी लोहा कम होता है। स्टील बॉडी, समझ रहे हैं ना, पुरुषों की बॉडी स्टील होती है। पुरुषों में आयरन की मात्रा यानी आरबीसी में आयरन होता है, हीमोग्लोबिन में ये ज्यादा होता है। इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। आरबीसी की अगर आपको कमी हो जाएगी तो आपको एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। अब डब्ल्यूबीसी हम देखते हैं। डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है अनिश्चित, पता नहीं किस आकार का होगा, अमीबा की तरह, वो किसी भी आकार का हो सकता है, इसका आकार कोई निश्चित नहीं है। हाँ, इसमें केंद्रक पाया जाता है, मतलब अगर आपका डब्ल्यूबीसी कोई पा जाता है थोड़ा सा भी, तो आपके डीएनए आरएनए की पहचान कर लेगा, आपको पहचान जाएगा कि आपका डीएनए क्या है, आरएनए क्या है। इसका काम क्या होता है, रोग से रक्षा। अगर आपके अंदर डब्ल्यूबीसी कम है तो रोग आपको बहुत ज्यादा होगा। इसलिए जो भी आप पढ़ाई करते हैं तो पहले आप अपनी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स चेक करा के बैठिए पढ़ाई करने, तब स्टार्ट करिए। चेक कराइए कहीं कुछ कम तो नहीं है। अगर कम होगा, अगर आरबीसी कम होगा तो आपके अंदर वो क्षमता नहीं रहेगी कि आप उतने समय तक कार्य कर सके, जल्दी आपको थकान महसूस होगा। अगर डब्ल्यूबीसी आपका है तो ये रोग आपको बहुत होंगे, मतलब खांसी, जुकाम, बुखार हरदम लगा ही रहेगा। देखिए बहुत लोग हरदम डूबे रहते हैं रोग में ही, तो उन्हें दिक्कत होती रहती है। उसके बाद इसके प्रकार जो हैं, ये एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, 3 प्रकार के मेन होते तो 5 प्रकार के हैं, लेकिन मेन जो है जो आपको पढ़ना है वो 3 प्रकार के हैं। तो इसमें इसका काम क्या होता है, रोग से रक्षा करना। तो ये जो एंटीबॉडी होता है ये हमेशा गेट पर लिए भाला बर्छा या राइफल बंदूक लेके खड़ा रहता है। जैसे कोई रोग का वायरस अंदर घुसने ही वाला होता है कि ये दौड़ता जाता है और लिम्फोसाइट को बताता है, चाचा सुनिए कोई रोग आ गया है, कोई वायरस आ गया है, चलिए मारिए उसको। उसके बाद तनतना के उठता है लिम्फोसाइट, उसके बाद जाता है उस रोग को, अगर जीत पाता है तो लड़ा भिड़ा के एकदम मार देता है। देखिए कोरोना जब था तो यही लड़ रहा था, लेकिन वो नई वायरस था तो किसी को जिसका एकदम लगभग फिट था लिम्फोसाइट, इसे टी सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे होता है, टी टाइप का ऐसे होता है। तो ये लिम्फोसाइट जो है ये जाके लड़ भिड़ के मार देता है उसे। अब सोचिए एचआईवी रोग जो है उसके वायरस लिम्फोसाइट को ही मार देते हैं, इतना तगड़ा होता है एचआईवी, इसीलिए लोग उससे बच नहीं पाते हैं। ये एंटीबॉडी आके बताता है लिम्फोसाइट से, सर चलिए आइए कोई एचआईवी नाम का वायरस आ गया है। ये बेचारा जाता है, लड़ाई करता है और एचआईवी इसी को मार देता है, इसीलिए एचआईवी जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। उसके बाद आता है मोनोसाइट, जब ये मार देता है तब आके मोनोसाइट को बताता है, अरे जा तुम्हारा शिकार आ गया, हम एक को मार के चले आए, जाओ इसको खा लो, नहीं तो वो सड़ेगा तो दिक्कत करेगा। तो इसीलिए एंटीबॉडी पहले रोग की जांच करता है कौन सा रोग कब आया है, उसके बाद लिम्फोसाइट इसको नष्ट करता है, मोनोसाइट खा लेता है, मतलब नष्ट समाप्त कर देता है मरे हुए मृत वायरस को। अब आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स मतलब बिंबाणु। इसका आकार उत्तल लेंस के इस प्रकार का होता है। उत्तल लेंस ऐसे होता है, ऐसे उत्तल लेंस होता है, मतलब दोनों तरफ उठा होता है बीच में।
प्लेटलेट्स उत्तल लेंस के आकार का होता है, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। अगर आप प्लेटलेट्स पा गए किसी का तो डीएनए आरएनए की जांच नहीं कर सकते। उसके बाद आता है, इसका सबसे काम है शक्ति प्रदान करना। अगर आपके अंदर प्लेटलेट्स की कमी देखिए, जिसको डेंगू हो जाता है उनके अंदर चलने की क्षमता नहीं रहती। ये प्लेटलेट्स जिसके अंदर कम होता है उनके अंदर बिल्कुल शक्ति नहीं होती, वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते। आपको मैं बताऊं, एक मेरे दोस्त रूम चेंज कर रहा था, तो मैंने उससे उसका रीजन पूछा तो बोल रहा था भाई 2nd फ्लोर पे है, मैं चढ़ नहीं पाता। अब बताइए, गांव में कहा जाता है यहू जवानी माझा ढील, मतलब अभी 19 लगभग 18-19 साल एज होगी उसकी और 10-20 सीढ़ियां चढ़ने में इतनी दिक्कत हो रही थी। तो मतलब उनके अंदर प्लेटलेट्स की कमी है, वो इतने जल्दी थक जाते हैं। तो वो डेंगू भले नहीं है लेकिन प्लेटलेट्स की कमी है, उनके अंदर शक्ति उतनी नहीं रह गई कि उतनी सीढ़ियां चढ़ सके, तो पढ़ाई क्या करेंगे। इसलिए वो अपने प्लेटलेट्स की जांच कराएं और देखिए बिना डॉक्टर के सुझाव के इसकी कोई जरूरी दवा भी मत करिए, क्योंकि ये घातक भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर से जांच कराइए कि आपके प्लेटलेट्स पूरे हैं या नहीं हैं। ये 2 लाख लगभग होते हैं, 2 लाख आपके शरीर में होने चाहिए, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, लगभग में अप्रोक्स में 2 लाख होने चाहिए। तो ये शक्ति प्रदान करता है। डेंगू में ये घट के 20-30 हजार आ जाते हैं। सोचिए, जिसके 2 लाख से 20-30 हजार या 40 हजार 50 हजार आ जाता है, वो चल नहीं पाता है, 1 फ्लोर से नीचे नहीं आ पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा, बिल्कुल बहुत शक्तिहीन हो जाता है। अब ये थे ब्लड का पार्ट 1। अब ब्लड को हम कुल मिला के 3 पार्ट में पढ़ेंगे और आगे समझेंगे ब्लड ग्रुप क्या होता है, माता पिता का कौन सा ब्लड ग्रुप होता है तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप आता है, ये सब अगले पार्ट में समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।